नमस्कार। आरएस राजस्थान इतिहास की सीरीज में किसान आंदोलन अपने चल रहा था और किसान आंदोलनों का भी पहला अध्याय हमने बिजोलिया किसान आंदोलन आरंभ कर दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो द्वितीय चरण आप लोगों ने देखा विजय सिंह पथिक साहब के नेतृत्व में, यद्यपि उनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था, वहीं से आरंभ करते हैं। तो अपनी जो कहानी लास्ट जो सेशन तक थी वो था बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण। बिजोलिया कृषक आंदोलन, और हम इसके द्वितीय चरण में अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, सेकंड फेज अपना ऑनगोइंग है। सेकंड फेज जो है बेसिकली वो 1915 से लेकर 22 या 23 ईस्वी तक आप उसको आरंभ मान सकते हैं। और इसमें इस दौरान जो नेतृत्व प्रदान किया गया द्वितीय चरण में, वो नेतृत्व दिया गया है विजय सिंह पथिक, जो कि महान क्रांतिकारी थे। और इनका मूल जो नाम था भूप सिंह गुर्जर था। हमने पिछले सत्र में काफी विस्तार से चर्चा कर ली थी। यद्यपि मैं दोबारा आपको बोल दूं कि विजय सिंह पथिक साहब और माणिक्यलाल जी वर्मा और जमुनालाल जी बजाज, इनके बारे में मैं विस्तार से बाद में चर्चा करूंगा आप लोगों से। ठीक है, विजय सिंह पथिक के जो सहयोगी थे, ये इंपॉर्टेंट है। इनके सहयोगी थे माणिक्यलाल वर्मा, महत्वपूर्ण है। इनके सहयोगी थे जमुनालाल बजाज। आपके सहयोगी थे रामनारायण जी चौधरी। ठीक है जी, ये इनके सहयोगी थे। आप लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच में जो संबंध था वो गुरु शिष्य का संबंध था, क्योंकि विजय सिंह पथिक के नेतृत्व से प्रभावित होकर ही माणिक्यलाल जी वर्मा ने पार्श्वनाथ जैन मंदिर बिजोलिया के सरकारी कर्मचारी का पद ओहदा छोड़कर बिजोलिया किसान आंदोलन को आपने एक तरह से आजीवन राष्ट्र सेवा का प्रण लेते हुए आपने भागीदारी निश्चित की थी। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में एक बड़ी बात हो रही है कि आपको राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक, राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक भी पुकारा जाता है। एक बात तो ये हो गई। जमुनालाल बजाज, जो कि असल में प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे, और ये एक और रोचक तथ्य बतला दूं, यदि सेठ जमुनालाल बजाज नहीं होते तो गांधी शायद कभी महात्मा नहीं बन पाते। याद रखिएगा, जो पूंजी लगाई गई थी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा सीकर के, काशी के, बास के इन सेठ जी वैश्यपुत्र जमुनालाल बजाज का था। जमुनालाल बजाज जी को गुलाम नंबर, स्वयं को आपने बोला है गुलाम नंबर 4 एवं गांधी का 5वां पुत्र, याद रखिएगा। और रामनारायण जी चौधरी, जिनकी विशेष ख्याति हुई थी शेखावाटी सीकर किसान आंदोलन के दौरान। अब पथिक साहब ने अपना, आप जानते हो, आपने अपना अज्ञातवास तो आरंभ किया था कहां से? ओछड़ी गांव से। और फिर आपने 1917 ईस्वी में, क्योंकि 1915 ईस्वी में जब मैंने कहा था कि ओछड़ी गांव में स्थापित विद्या प्रचारणी सभा, जो एक शिक्षण संस्थान थी और स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा, उस विद्यालय के वार्षिक जलसे में साधु सीताराम दास ने आपसे प्रार्थना करी कि आप बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालिए। और उनके आग्रह पर आपने एक तरह से नेतृत्व की बागडोर अपने हाथों में ली, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेशन आपका हुआ 1917 ईस्वी से, जब आपने हरियाली अमावस्या के दिन, याद रखिएगा, हरियाली अमावस्या के दिन आपने किसानों का, जो धाकड़ जाति ज्यादातर यहाँ पर थी बिजोलिया के अंदर, तो हरियाली अमावस्या के दिन आपने मन्ना पटेल की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, किसानों का आह्वान करते हुए मन्ना पटेल की अध्यक्षता में आपने ऊपर माड़ पंच बोर्ड, याद रखिएगा, ऊपर माड़ पंच बोर्ड, जिसको आप बिजोलिया किसान पंचायत भी कहते हैं, की स्थापना करी। और विधिवत तरीके से आपने इसे बिजोलिया किसान पंचायत भी कहा जाता है। और इस प्रकार से आपने विधिवत तरीके से बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण की शुरुआत कर दी थी। अब सच्ची बात है, क्योंकि जो पथिक साहब थे वो क्रांतिकारी नेता थे, क्रांतिकारी विचारधारा से ओतप्रोत वो एक राष्ट्रवादी नेता थे। इस दौर में
पथिक जैसे नेता भी जो बोल्शेविक क्रांति थी मजदूरों के किसानों की रशिया में, उससे वो बड़े प्रभावित थे। स्वाभाविक है, वो हिंसक वामपंथ से के उग्र विचारों और रक्तिम संघर्ष से ओतप्रोत जन क्रांति थी, जो रूसी 1917 की क्रांति थी। तभी तो भंवरलाल स्वर्णकार प्रज्ञा चक्षु ने कहा था कि मान मान मेवाड़ राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लागो सुन राणा फतमाल रे। तो चूंकि पथिक की प्रेरणा असल में 1917 की रक्त रंजित कृषक मजदूर स्वरूप वाली रूसी बोल्शेविक क्रांति थी। अतः स्वाभाविक है कि आप भी इस तरह के हथकंडों को इस आंदोलन के दौरान अपनाते, किसानों की मांगों को मनवाने के लिए। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से विजय सिंह पथिक साहब के नेतृत्व में जो बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण चला, वो भी पूरी तौर पर अहिंसक एवं सत्याग्रह से प्रेरित था। इवन तब भी जबकि 1919 के कांग्रेस के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी के विरोध के कारण बिजोलिया किसानों के समर्थन में जो प्रस्ताव रखा गया था बाल गंगाधर तिलक एवं विजय सिंह पथिक के द्वारा, वह अस्वीकार किया गया। बाद में नो डाउट गांधी से बड़े प्रभावित थे विजय सिंह पथिक साहब। फिर गांधी जी के कहने पर ही विजय सिंह पथिक साहब वर्धा गए और वहां जाकर आपने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी। लेकिन उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हम विचारों की प्रयोगशाला बना रहे हैं किसानों को। बहरहाल जो भी है, अपन आगे देखते हैं। तो कुल मिलाकर जो मैं कहना चाहता हूं, यदि ये प्रश्न आपके सामने आता है कि पथिक साहब के नेतृत्व में जो द्वितीय चरण आरंभ हुआ, उन बेसिकली एक्टिवली पार्टिसिपेशन 1917 से, तो पथिक की प्रेरणा क्या थी। अब आप यदि इन सेशंस को बहुत विस्तार से देख लेते हैं, फिर आपको कभी भविष्य में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका जवाब होगा रूस की बोल्शेविक क्रांति। इस बात को याद रखिएगा। और इसीलिए विजय सिंह पथिक साहब ने फैसला किया कि हमें बिजोलिया किसान आंदोलन को, अर्थात बी की आका मेरा मतलब होगा बिजोलिया किसान आंदोलन को, हमें स्थानीय मुद्दे से हटाकर, याद रखिएगा, हमें स्थानीय मुद्दे से कहीं बड़ा इसको राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय चर्चा विमर्श का विषय बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, हुकूमत के सिर पर जू नहीं रहेंगे, वो फैसला नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रश्न ये था कि किस प्रकार से विजय सिंह पथिक साहब के इन संसाधनों का प्रयोग करके एक स्थानीय स्तर पर चलने वाले, वो भी रियासती सामंती जुल्म के अधीन नेतृत्व में चलने वाले कृषक आंदोलन को राष्ट्रव्यापी चर्चा का विषय बनाते, विमर्श का विषय बनाते। इसके लिए पथिक साहब ने कानपुर से प्रकाशित होने वाले अपने परम मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी का सहारा लिया। गणेश शंकर विद्यार्थी एक समाचार पत्र का संपादन करते थे कानपुर से, जिसका नाम था प्रताप। विजय सिंह पथिक के आह्वान पर बिजोलिया किसानों ने गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजी, और इसका असर ये रहा कि पथिक साहब ने आह्वान किया जब गणेश शंकर, क्योंकि वो खुद भी क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि थोड़ा विषय से भटकना होगा, जो बहुत ज्यादा जिनको एक गांधीवादी दर्शन की चुल्ल मची रहती है, अहिंसा, शांति प्रिय। एक बार मेरे कहने पर आप इतिहास पढ़िएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या किस प्रकार से हुई थी और किसने की थी, किसके उकसावे पर, और कहाँ गई थी वो। क्या चिलम में फूंक मार के पी लिया था क्या अहिंसा या गांधीवादी दर्शन का, उनके ही अनुयायियों के द्वारा कानपुर में। कौन थी वो उग्र भीड़ और क्या कसूर था गणेश शंकर विद्यार्थी का। विषय से नहीं भटक रहा हूँ, लेकिन चूंकि अब शिक्षक हूं तो जब टॉपिक आते हैं तो हमारा ही फर्ज है साहब सही बात को सामने लेकर आना। मुझे कोई मतलब नहीं है कि किताबों में क्या कचरा भरा पड़ा है। वास्तविक इतिहास वही होगा जो हम जैसे शोधार्थी सामने लेकर आएंगे, यकीन मानिएगा। क्योंकि पुस्तकों में इन तथ्यों को स्थान नहीं दिया जाता है, वरना नैरेटिव ध्वस्त होता है, जो सालों तक कांग्रेसी विचारधारा के इतिहासकारों ने और नेताओं ने जो लिखवाया है। आप याद रखिएगा,
एक छोटी सी घटना बतला रहा हूं, आपका सर झुकेगा। गणेश शंकर विद्यार्थी के सम्मान में काकोरी कांड के पश्चात जब धन हाथ लग गया था तो चंद्रशेखर आजाद ने संभवतः अशफाकुल्ला खान साहब, या तुरंत बाद की बात कर रहा हूं मैं, काकोरी कांड के तुरंत बाद की, जब तक क्रांतिकारी पकड़े नहीं गए थे, शायद अशफाकुल्ला खान साहब या किसी एक को भेजा था कानपुर में 3,000 रुपये समथिंग कुछ लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी के पास, कि आप क्रांतिकारियों का काफी सहयोग करते हैं तो आप ये सहायतार्थी राशि रख लीजिए। बहरहाल जब दरवाजा खोला गया, गणेश शंकर विद्यार्थी ने पूछा, जी बताइए किससे मिलना, कि मैं गणेश शंकर विद्यार्थी से। उन्होंने कहा मैं ही हूँ, बताइए। कि साहब चंद्रशेखर आजाद साहब ने, उनके अच्छे परिचय ताल्लुकात थे, ये राशि सहायतार्थ भेजी है। बड़ी विनम्रता गंभीर स्वर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने वो राशि लेने से मना कर दिया था और कहा था मैं ये कार्य राष्ट्र हित में कर रहा हूँ, किसी लोभ लालच में नहीं। आगे से कभी मेरे दरवाजे पर इस तरह की राशि लेकर मत आइएगा, जाके चंद्रशेखर आजाद को स्पष्ट बोल दीजिएगा। आप सोचिएगा नैतिकता का क्या स्तर था चंद्रशेखर आजाद का, गणेश शंकर विद्यार्थी का। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कभी अंग्रेजों के पैसों से पलने वाली बकरी का दूध नहीं पिया था, याद रखना मेरी बात को। और कभी सजा के नाम पर, जेलों के नाम पर जो अय्याशी की जाती थी बड़े बड़े महान महात्मा सरी के नेताओं के द्वारा, जिनको 5 स्टार होटल्स आज के तारीख में, जेलों की ऐसी भयानक, उनको खतरनाक, उनको फैसिलिटीज दी जाती थी, वो नहीं थी। ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इसीलिए विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन सरी के स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रव्यापी प्रश्न बनाने के लिए, याद रखना मेरी बात को, प्रताप नामक समाचार पत्र का सहारा लिया था। अब प्रताप नामक जो समाचार पत्र ये कहां से प्रकाशित होता है, तो याद रखना ये प्रकाशित होता है कानपुर से। और किसके द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है, तो याद रखना गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। गणेश शंकर विद्यार्थी महान क्रांतिकारी विचारधारा के संपादक थे, परम मित्र थे विजय सिंह पथिक के। पथिक के आह्वान पर पहले तो बिजोलिया किसान आंदोलन के किसानों ने राखी भेजी गणेश शंकर विद्यार्थी जी को। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने उस राखी का मान रखा और उसके पश्चात फिर आपने जो संपादकीय लिखे, लंबे लंबे लेख लिखे बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में, और इसने हाहाकार मचा दिया, राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बना दिया बिजोलिया किसान आंदोलन को। तो याद रखिएगा, यदि ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को स्थानीय मुद्दे से हटकर राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाने के लिए विजय सिंह पथिक साहब ने क्या किया, तो आपका प्रश्न हो, आपका जवाब होगा गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से उनके संपादकीयता में जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था कानपुर से, प्रताप, उसके माध्यम से आपने खबरें छपवाई और इस प्रकार से राष्ट्रीय विमर्श का ही मुद्दा बन गया। एक बार यहाँ तक की बात को मैं थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूँ और यहाँ तक की बात को आप इत्मीनान से देख लीजिए, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। आई थिंक आपने यहाँ तक की बात को समझ लिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब 1918 का दौर आ जाता है, 1918 में, अगस्त 1918 का, और विजय सिंह पथिक ने फाइनली, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने बड़ी समझदारी से काम लिया, नेतृत्व अपने हाथ में नहीं रखा, वो थिंक टैंक बने रहे, दिशा निर्देश देते रहे। मन्ना पटेल जो स्थानीय जाति धाकड़ जाति के नेता थे, इससे किसानों का विश्वास जीतने में पूर्णतया सफल रहे जो पथिक साहब थे। इसीलिए किसानों ने प्रसन्न होकर पथिक साहब को, विजय सिंह पथिक साहब को महात्मा की उपाधि प्रदान करी, राष्ट्रीय पथिक की उपाधि प्रदान करी। राष्ट्रीय पथिक का तो दर्जा एक तरह से प्रताप में जब उनके नाम से शीर्षक लिखे जा रहे थे, क्योंकि यदि उनकी पहचान उजागर हो जाती भूप सिंह गुर्जर जैसी, तो फिर तो बड़ी दिक्कत सी हो जाती। तो पथिक के दिशा निर्देश पर ऊपरमाल पंच बोर्ड, जिसकी स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में विजय सिंह पथिक ने मन्ना पटेल की अध्यक्षता में करी थी। तो अगस्त 1918 में, याद रखना, सबसे सक्रिय स्टेप उठाया जाता है। याद रखिएगा, पथिक के दिशा निर्देश पर ऊपरमाल पंच बोर्ड ने, अब याद रखना, पथिक जो क्रांतिकारी विचारधारा के नेता हैं, पथिक जो 1917 की रक्त रंजित बोल्शेविक क्रांति से अत्यधिक प्रभावित है, उसके बावजूद आपने कर नहीं देकर अहिंसात्मक असहयोगात्मक आंदोलन छेड़ने की घोषणा करी 18 में। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि इतिहास का एक पक्ष नहीं होता। जैसे आप लोग जब जैन दर्शन में स्यादवाद या सप्तभंगनी सिद्धांत पढ़ते हो, कई रूप होते हैं, सब चीजों को देखिए, वरना इतिहास निष्पक्ष और तटस्थ नहीं रह पाएगा।
इतिहास वो जहर है जिसे राजनेताओं ने सालों सदियों तक अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भारतीयों के दिलो दिमाग में उस जहर को इंजेक्ट किया है। याद रखना मेरी बात को। तो ऊपर माल पंच बोर्ड ने कर नहीं, याद रखना, कर नहीं देने का आह्वान किया और आपने कर नहीं देने का एक अहिंसात्मक एवं असहयोगात्मक स्वरूप वाला एक आंदोलन छेड़ दिया। किसान चाहते ही थे कि उन्हें नीति मिले, वो स्पष्ट नीति नेतृत्व चाहते थे। तो अगस्त 1918 में पथिक साहब के दिशा निर्देश पर ऊपरमाल पंच बोर्ड ने, इसीलिए तो बिजोलिया किसान आंदोलन को आपने संपूर्ण भारतवर्ष का एकमात्र पंच बोर्ड किसान आंदोलन का है जो कि किसान पंचायत के नेतृत्व में उसके झंडे तले, उसके बैनर तले क्रियान्वित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी। क्या मुद्दे थे पथिक साहब के इस आंदोलन के? कि भू राजस्व नहीं देंगे, लाख बाग और बेगार नहीं देंगे, ठिकानों के आदेशों की अवहेलना करेंगे, असहयोग हो गया ना। ठिकाना पुलिस और कोर्ट न्यायालय का बहिष्कार करेंगे, असहयोग हो गया। महाजनों और सूदखोरों का बहिष्कार करेंगे, असहयोग हो गया, क्योंकि महाजन और सूदखोर बेसिकली दे वर सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश जो रूल था। मृत्यु भोज एवं विवाह भोज पे प्रतिबंध लगाएंगे ताकि खर्चे बचें। युद्ध कोष नहीं देंगे क्योंकि वो भी ब्रिटिश हुकूमत का ही लगाया हुआ कानून था। तो कुल मिलाकर आपने इस प्रकार की, तो आपने क्या क्या कहा? भू राजस्व, लाग बाग, और क्या था यार? भू राजस्व, लाग बाग और क्या कहते हैं उसे, बिना बेगार की अदायगी नहीं। तो ये स्वरूप आ गया कर नहीं। इसके अलावा आपने कहा सामंती शोषण का विरोध किया जाएगा। आपने कहा ठिकाने के आदेशों की अवहेलना, सामंत क्लियर, असहयोग हो गया। युद्ध कोष अदा नहीं किया जाएगा, तो मतलब कर नहीं। इसके अलावा महाजनों जो ब्रिटिश समर्थक थे एवं सूदखोरों का बहिष्कार किया जाएगा। आपने कहा शराबबंदी लागू की जाएगी। आपने कहा मृत्यु भोज पर तो पूरी तौर पर रोक लगेगी एवं विवाह भोज को सीमित कर दिया जाएगा। आप सोचिएगा पथिक साहब का दृष्टिकोण कितना व्यापक रहा होगा। हम अक्सर सामाजिक दर्शन में सिर्फ गांधीवादी सामाजिक दर्शन की बात करते हैं। यहां आइडिया लगाइएगा। अब इस बात से जब शराबबंदी होगी, जब शराबबंदी होगी, महाजनों सूदखोरों का बहिष्कार होगा, आप ठिकाने के आदेश की अवहेलना करोगे, कर अदा नहीं करोगे, तो पक्की बात है ठिकानेदार का तो खून उबलेगा। भाई दुकान बंद कर रहे हो आप, उनकी आय के सारे साधन आप बंद कर रहे हो, और फिर आप ऐसा करके पड़ोस के ठिकानों को प्रेरित कर रहे हो, वहां की जनता को, वहां के किसानों को, कि आप भी इस तरह के स्टेप उठाइए। झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए, वो गाना बजेगा फिर तो। ऐसी स्थिति में अब ठिकानेदारों ने भी प्रेशर बनाना चालू किया मेवाड़ रियासत पर पूरी तौर पर। अतः रियासत के आदेश पर ठिकानेदार ने, याद रखना, उसका वश कहीं और तो नहीं चला, लेकिन साधु सीताराम दास और उनके सहयोगी, याद रखना, प्रेमचंद भील, काफी महत्वपूर्ण नाम है,
हो सकता है कि हम ये ध्यान, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है कि साधु सीताराम दास के साथ किस अन्य व्यक्ति को बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ठिकानेदार ने मेवाड़ रियासत के आदेश पर गिरफ्तार किया। उन सज्जन का नाम है प्रेमचंद भील। इनको गिरफ्तार कर लिया। आप देखिएगा, इन्हें गिरफ्तारी से मुक्त करने के लिए कूटनीति किसे कहते हैं, डिप्लोमेसी किसे कहते हैं, पथिक साहब ने खत लिखा बाल गंगाधर तिलक को, जिन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता, भारत का प्रथम राजनीतिक कैदी, भारत का बेताज बादशाह, उग्र क्रांति का जनक, उग्रवाद का जनक, कई नामों से पुकारा गया है। तो पथिक के आह्वान पर पथिक ने आह्वान किया तिलक को, और तिलक ने एक पत्र लिखा, याद रखना, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह साहब को। क्या हुआ उस खत लिखने का अगली स्लाइड में बतलाऊंगा, लेकिन तब तक मैं थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूं। यहां तक की बात को जल्दी से समझ लीजिए, और यदि आप नोट्स उतार रहे हो तो तुरंत के तुरंत फटाफट से फैसला करते हुए उतार लीजिए सारी बात को। वीडियो पॉज करिए, उतार लीजिए। नेक्स्ट। तो जब पथिक ने आह्वान किया तिलक साहब का, बाल गंगाधर तिलक जी का, कि सर प्लीज इन्हें छुड़वाइए क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बड़े सौम्य स्वभाव है साधु सीताराम दास जी का, जनता में बड़े लोकप्रिय हैं। मित्र मंडल नामक संगठन की सहायता से राजनीतिक जागृति तो आपने ही पैदा की थी ना, साधु सीताराम दास ने। तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने बड़ी कूटनीति का भाषा का प्रयोग करते हुए खत लिखा, और लिखते हैं कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी को, कि मेवाड़ के महाराणाओं ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए हैं, एवं आप तो स्वयं स्वतंत्रता के बहुत बड़े उपासक हैं, अतः आपके राज्य में स्वतंत्रता के समर्थकों को जेल में डालना कलंक की बात है। मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा पर यह बहुत बड़ा कलंक है। असर हुआ इस बात का, साधु सीताराम दास और प्रेमचंद भील को रिहा किया गया। क्लियर। और बाद में मेवाड़ महाराणा की सिफारिश पर एक कमीशन का गठन किया गया, जो कहलाता है न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। याद रखिएगा, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, इसकी स्थापना की गई 1919 अप्रैल में। याद रखना, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया अप्रैल 1919 में, क्योंकि एक तरह से स्वाभिमान को ललकारा गया, जो मेवाड़ की अब तक की बहुत बड़ी कमजोरी रही है, क्योंकि वो उनका जो सबसे बड़ी जमा पूंजी थी मेवाड़ की, वो वही तो स्वाभिमान था। उसी को सीधा हिट किया तिलक जी ने, पथिक साहब के आह्वान पर वो तीर काम कर गया। प्रेमचंद भील और साधु सीताराम दास को रिहा करना पड़ा, और दबाव में आकर एक कमीशन का और गठन किया। ये दोहरी मार पड़ी, जो ठिकानेदार था बिजोलिया का और पास के पारसोली, बिंडर, मांडलगढ़, बेगू, जितने भी आसपास के ठिकाने थे, भैंसरोडगढ़ वगैरह, उन सबको ये प्रेशर पड़ा। अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया, उसमें 3 सदस्य थे बिंदुलाल भट्टाचार्य के अलावा। मांडलगढ़ का हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, 3 सदस्य हो गए कुल, मतलब अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य जो मांडलगढ़ के हाकिम थे, और अन्य 2 और कौन कौन, अमर सिंह राणावत। याद करिए अमर सिंह राणावत को 1914 के दौरान, आपको जानकारी होगी, बिजोलिया के अंदर, क्योंकि अमर सिंह राणावत को बिजोलिया ठिकाने के किसानों का समर्थक और हितैषी माना गया है, एवं दीवान अफजल अली हाकिम, 3 सदस्य बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। इसने अनुशंसा करी, सबसे पहले साधु सीताराम दास और प्रेमचंद भील को रिहा किया, और फौरी तौर पर राहत देने का प्रयास किया।
संभवतः मेवाड़ महाराणा ने भी प्रतीकात्मक तौर पर यह दर्शाया कि मैं तिलक की उन भावनाओं का ख्याल रखता हूं जो आपने जगाने का प्रयास किया मेरे वंश, मेरे पूर्वजों के नाम पर। तो जो न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य थे वो तो हुए अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन हुए? मांडलगढ़ हाकिम जस्टिस यानी कि न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य, और सदस्य 2 सदस्य कुल थे अध्यक्ष के अलावा, एक तो अमर सिंह राणावत एवं दीवान अमर सिंह राणावत। दोबारा बोल रहा हूं, अमर सिंह राणावत को बिजोलिया ठिकाने के किसानों का हितैषी माना गया है। दीवान दूसरा सदस्य है अफजल अली हाकिम। क्लियर है? अब जो रिपोर्ट आई, जो आपने रिपोर्ट जारी करी इस कमीशन ने, उसमें कृषक शोषण की चर्चा की गई, जो शुरुआत में याद करिए हामिद हुसैन ने भी यही बात करी थी 1897 में, जब नानजी पटेल ठाकरे पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने के लिए भेजा गया था उदयपुर। 6 माह के लंबे प्रवास के बाद उदयपुर में फतेह सिंह ने मुलाकात का वक्त दिया, मुलाकात संभव हो पाई। फिर फतेह सिंह ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजा था, और हामिद हुसैन ने किसानों की मांग को जायज़ ठहराया था। उसके बाद गुस्से में आकर जो ठाकुर केसर सिंह या कृष्ण सिंह मतलब ठाकुर नहीं कृष्ण सिंह या किशन सिंह सॉरी ने नानजी पटेल ठाकरे पटेल को निष्कासित कर दिया था। तो रिपोर्ट में एक तो इनको चर्चा की गई, और इनकी रिपोर्ट की सिफारिश पर याद रखना साधु सीताराम दास एवं प्रेमचंद भील को रिहा कर दिया गया। इस बात को याद रखिएगा। ये आप यहां तक की बात को फिर जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि जितना आप टुकड़ों में देखते रहोगे उतना ही आपको बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा मिलता रहेगा। आई थिंक आप लोगों ने यहां तक का देख लिया है, आगे बढ़ना चाहिए। 1919 दिसंबर का मामला, क्योंकि विजय सिंह पथिक जी ने स्थानीय मुद्दे वाले बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाने का फैसला किया था। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी ने आरंभ कर दी थी। फौरी तौर पर इसका असर हुआ, लेकिन जनता के दिल में तब तक जगह नहीं बनेगी, क्योंकि उस समय लिटरेसी रेट इतनी नहीं थी। अखबार पढ़ने वाले कितने लोग रहे होंगे? कुछ हजारों की संख्या में पूरे भारत भर में ही बन। तो जनता के दिल में जब तक आह नहीं उठेगी तब तक ये राष्ट्रीय विमर्श नहीं बनेगा। और वो कब होगा? जब जनता के बीच में जाने वाले नेताओं के बीच में ये विमर्श हो। असल में क्यों मैंने ये बात पर जोर डाला, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर अधिवेशन था दिसंबर 1919 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, याद रखना, अमृतसर वार्षिक अधिवेशन था। विजय सिंह पथिक और बाल गंगाधर तिलक जी ने यहां फैसला किया कि हमें यहां पर, अच्छा, इस वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बड़के नेहरू साहब, यानी कि एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो यहां पर पथिक और बाल गंगाधर तिलक एक पूरी प्लानिंग के साथ आए, और विजय सिंह पथिक एवं बाल गंगाधर तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के विरोध
उनकी आलोचना संबंधी और बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन वाला एक प्रस्ताव रखा। परंतु मदन मोहन मालवीय और मोहनदास करमचंद गांधी के विरोध के चलते यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। गांधी ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। अब आप आइडिया लगा लीजिएगा कि आइडियोलॉजी क्या थी। तो कुल मिलाकर यहां पर तिलक प्लस पथिक ने एक प्रस्ताव रखा, महाराणा विरोधी एवं बी की आ यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन समर्थक प्रस्ताव रखा। लेकिन यह प्रस्ताव मदन मोहन मालवीय और मोहनदास करमचंद गांधी की आलोचना के कारण पास नहीं हो पाया। हम आज तक नहीं समझ पाते कि क्या, लेकिन ठीक है, उन्होंने इस अपने गांधी ने ये कहा कि हम देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। इसे ठीक है सब। लेकिन गांधी ने यह जरूर कहा कि मैं मदन मोहन मालवीय को विजय सिंह पथिक के साथ मेवाड़ भेजूंगा। मुझे नहीं पता क्या हासिल होना था उस चीज से। बाद में गांधी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई के हाथों एक पत्र लिखकर महादेव देसाई को भी मेवाड़ भेजा। बातें बड़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें। यदि इस खत में लिख रखा था आदरणीय गांधी ने, यदि मेवाड़ महाराणा ने किसानों के प्रति न्याय नहीं किया तो मैं स्वयं बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने आऊंगा। अब आप सोचिए, गांधी कभी तो आए नहीं, इसका मतलब मेवाड़ महाराणा ने न्याय किया। बाकी अब आप देख लीजिए कि कन्विक्शन होता है नेता का, प्रतिबद्धता अपने वचन के प्रति। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझदार हैं। तो कुल मिलाकर ये बातें एक तरह से इनवेल सी रही। आखिर बहरहाल यहां तक का देख लीजिए तो बिजोलिया किसान आंदोलन समर्थक का एक प्रस्ताव रखा गया, लेकिन वो प्रस्ताव साहब नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया। अब यहां पर हुआ क्या इसी अधिवेशन में, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी जी में एक अच्छी बात तो ये थी कि आप के पास बैकअप प्लान बड़े रहा करते थे, ताकि अपनी उनकी योजनाओं के जो भी अच्छे बुरे जो भी पक्ष थे वो फौरी तौर पर सामने नहीं आ पाए। तो इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को ये सलाह दी कि आप एक तो अखबार प्रकाशित करिए, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में ये कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन संगठन खूब बने और अखबार खूब चले, खूब बातें बड़ी बड़ी हुई, लेकिन जो मुद्दा था कि अंग्रेज भगाने, वो नहीं हुआ। बस पथिक साहब ने उस प्रस्ताव को माना और पथिक साहब ने वो प्रस्ताव मानकर वर्धा जाकर सेठ जमनालाल बजाज के समर्थन से राजस्थान सेवा संघ और राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन किया। बहरहाल यहां तक की बात को आप फिर देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलता हूं। देख लीजिएगा यहां तक अच्छे से, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हो गया सर? आई थिंक आपने कर लिया है। अभी बात 1919 की चल रही है। तो गांधी के समर्थन से जब विजय सिंह पथिक ने बॉम्बे की यात्रा करी इस अमृतसर अधिवेशन के दौरान ही, तो गांधी जी की पहल पर, मोहनदास करमचंद गांधी की पहल पर जमनालाल बजाज ने फाइनेंस करने का प्रयास किया बिजोलिया किसान आंदोलन को, मतलब एक अखबार निकालने का जिम्मा उठाया। तो 1919 में वर्धा से, याद रखिएगा, गांधी की सलाह पर विजय सिंह पथिक ने
ठीक है साहब। क्या किया? जमनालाल बजाज जो प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे, खुद को गांधी का 5वां पुत्र और गुलाम नंबर 4 कहा करते थे, कि आर्थिक सहयोग से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। क्लियर? एवं याद रखना, आर्थिक सपोर्ट किया, एक तो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, एवं जन जागृति पैदा करने के लिए किस प्रकार से हम किसानों के अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग, सामंती शोषण के विरुद्ध एक संगठन का आयोजन किया जाए। और उस संगठन की थीम क्या थी? जान के खौफ से, कर्तव्य से न हटूंगा, कम रह जाएगा, जान ना रहे। तो 1919 में वर्धा से एक तरफ तो समाचार पत्र निकाला गया, राजस्थान केसरी, एवं राजस्थान सेवा संघ नामक संगठन का गठन किया गया। कौन से वर्ष? 1919 में, दिसंबर 1919 में। कहां से? वर्धा से। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक जी के द्वारा, जिन्हें महात्मा कहा गया, राष्ट्रपति कहा गया, किसान आंदोलनों का जनक कहा गया है। किसके आर्थिक सहयोग से? सेठ जमनालाल बजाज के आर्थिक सहयोग से। किसकी प्रेरणा से? मोहनदास करमचंद गांधी जी की प्रेरणा से। इसके पश्चात क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इंतजार कीजिए।